जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है नए करंट अफेयर के साथ 2 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो है ये हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का है। ओके, इसमें आपका जो है मुद्रा के अवमूल्यन के बारे में बताया गया है। ओके, अवमूल्यन मतलब होता है कि मुद्रा का जो है किसी दूसरे के करेंसी के अनुसार से उसका रेट घटना। ओके, तो चलिए आज आते हैं चर्चा में किया है कि डॉलर, यूरो और येन जैसी प्रमुख मुद्रा, और ये मुद्रा को जो है आपके आईएमएफ के मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। एचडीआर आप जो पढ़े होंगे। ओके, तो उसमें ये आते हैं बकेट में जो है 5 मुद्रा है। मतलब कि ये होता क्या है ना कि अगर आईएमएफ से जब कोई लोन लेता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है आईएमएफ एचडीआर देता है। अब एचडीआर में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप ये डॉलर में लेना चाहते हैं कि मतलब ये 5 जो मुद्रा है उस मुद्रा में लेना चाहते हैं, उस मुद्रा में कौन से में आप लेना चाहते हैं। ओके, तो वहाँ पर अगर आप डॉलर मतलब कोई कंट्री बनता, पाकिस्तान बोला कि डॉलर, तो वो जो है ना उतना डॉलर जितना वो है उतना का वो एचडीआर दे देगा। और वो फिर जो जिस देश का है, जैसे अमेरिका का, तो अमेरिका उनको जो है ये पाकिस्तान उसको एचडीआर देगा और अमेरिका उनको जो है डॉलर दे देगा। ओके, तो इस तरह से चलता है। तो अभी क्या है कि ये जैसी मुद्राओं में जो है रुपया का हाल ही में जो है गिरावट आई है वैश्विक स्तर पर। ओके, और ये चिंता का संकेत है रुपये के मूल्यह्रास के बारे में। तो यह जो है विदेशी मुद्राओं विशेषकर अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष जो है भारतीय रुपया का जो है गिरावट हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जब रुपये का मूल्य गिरता है तो विदेशी मुद्रा की जो है एक इकाई खरीदने में जो है अधिक रुपया देना पड़ता है। मतलब $1 अगर आप खरीदते हो तो जो है अधिक रुपया आपको देना पड़ेगा। मुद्रा का अवमूल्यन का प्रमुख कारण क्या है? तो व्यापार घाटा हो सकता है आयात निर्यात में, पूंजी बाहिर हो सकता है, बहिर्वाह मतलब पूंजी जो है बाहर जा रहा है। अब ये कैसे होता है कि अगर फॉरेनर जो होता है वो आपके कंट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है एफडीआई के, ठीक है, एफडीआई और एफआईआई के थ्रू, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो उसके ज़रिए अगर आप वो इन्वेस्ट करता है ना तो वही होता है। तो वो जब इन्वेस्ट करता है और ये देखता है कि जब वो बाहर जब वो जाता है तो मूल्यह्रास होता है। ओके, क्योंकि पहले तो वो इन्वेस्ट किया मतलब क्या किया कि आपके जो कंपनी है वहाँ पर वो शेयर खरीदा तो बदले में वो क्या दिया, डॉलर। तो डॉलर जब आपके पास ज़्यादा हुआ तो रुपया मजबूत हुआ, क्योंकि बाहर से जब आप आयात कीजिएगा तो उनको क्या कीजिएगा, डॉलर दीजिएगा तो वहाँ से आयात हो सकता है। लेकिन जब ये जाएंगे तो ये तो डॉलर अपना लेंगे, तो डॉलर जब लेंगे तो आपको क्या हुआ कि अगर आपके पास डॉलर का शॉर्टेज है तो बाहर से डॉलर खरीद के इनको देना पड़ेगा, तो हुआ ना मूल्यह्रास। इस तरह से चलती है। ओके, वैश्विक डॉलर की मजबूती होगी, ठीक है, मुद्रास्फीति में अंतर आएगा, मतलब इन्फ्लेशन में अंतर आ जाएगा, भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ेगी। मतलब ये है कि अगर डॉलर का मजबूत हो रहा है ना तो भू राजनीति भी जो है अनिश्चितताएं भी बढ़ेगी। जैसे कि आप जो है क्रूड ऑयल, भारत सबसे ज़्यादा आयात किसका है, क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल का जो है आपको खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ेगा। तो डॉलर के लिए जो है जब अगर आपका रुपया कमज़ोर होगा तो वहाँ पर जो है डॉलर खरीदने के लिए आपको गोल्ड देना पड़ेगा। तो जब आप गोल्ड देंगे तो आपके गोल्ड रिजर्व कम होंगे, ठीक है। और ये जानते हैं कि जितने रुपया आप आरबीआई छापती है तो उतना का जो है रिजर्व गोल्ड रखना होता है। ओके, ताकि इसलिए जब देखते होंगे कि जब नोट रहता है तो नोट पे एक लिखा हुआ रहता है, ऐसे वो उस कागज़ की वैल्यू नहीं है। मान लीजिए 100 रुपये का कागज़ है, ये आपका 100 रुपया है, तो 100 रुपये का कागज़ की वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें लिखा हुआ जो है एक आरबीआई का लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करता हूँ। तो ये उसकी जो है वैल्यू होती है कि अगर कहीं भी आपका ये नोट नहीं चलेगा तो आरबीआई आपसे लेगी और उतने के बदले आपको जो भी एसेट होता है, धन होता है, वो देगी, चाहे गोल्ड हो या कुछ भी हो। ओके, इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट। ओके,
तो वैश्विक स्तर में भी होगा। अब देखिए कि वर्तमान मूल्यह्रास के कारण क्या है, तो नाम मात्र ह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास तो ये क्या है कि चीनी जो है युआन है 11 से पॉइंट 6 से बढ़कर कितना हो गया आपका 12 पॉइंट हो गया। ये क्या है कि आपका नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो कि अब 85 से गिरना इसका व्यापक मूल्यह्रास है। ओके, कम जो है घरेलू मुद्रास्फीति। अब क्या है कि अक्टूबर में जो है भारत में जो है सीपीआई में जो है मुद्रास्फीति जो है 0.25 रहा है। अब ये क्या है, और जबकि अमेरिका में 3 और यूके में 3.6, यूरोप में क्या रहा 2.1 रहा, इंडोनेशिया में कितना रहा 2.9 रहा, ब्राज़ील में 4.7। अब जैसे आरबीआई ने एक रखा है गाइडलाइन कि हमारा जो इन्फ्लेशन रहेगा प्लस माइनस जो है 4 ± 2 रहेगा, इसी के अंदर रहेगा। लेकिन इससे भी नीचे आ गया, 4 से नीचे आ गया। अगर जो है 4 से नीचे आ गया तो आप सोच लीजिए, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 से 6 के बीच में रहेगा। ओके, अगर 2 से 6 यहाँ पर क्या हो गया कि आपका जो मुद्रास्फीति रहे 0.25 रहा, तो काफ़ी नीचे है। तो इसी के कारण से ये जो है, ओके, दूसरा है नाम मात्र जो है मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति के संयोजक में जो है आर में गिरावट, ठीक है, मतलब कि रेट में गिरावट आया है। ओके, जिसका अर्थ यह है कि अब जो है रुपया का मूल्य जो है कम हो गया है और भारतीय निर्यात जो है मूल प्रतिस्पर्धा कब प्राप्त कर सकता है। मतलब यह है कि जब आपका जो है रुपया अगर गिरता है, रुपया की वैल्यू, तो आपके निर्यात भी इफेक्ट होते हैं। ओके, अब नीर और रीढ़ में गिरावट, तो रीढ़ में जो है आपका नीर में क्या है कि 90.75 जो कि जनवरी जो है 2025 में से घटकर 84.48 जो कि अक्टूबर में रहा हो गया। यह जो है केवल 9 महीने में गिरावट आई है। उसके बाद रीढ़ में क्या है कि आपका 108.6 से अपने रिकॉर्ड उच्चतर स्तर में जाके ये कितना हो गया 97.47 जो कि तक तेजी से गिरा। अब ये जो है इसी के कारण से मूल्य का ह्रास हुआ। अब इसका एक और कारण देख सकते हैं कि अमेरिका ने कई सारे टैरिफ जो है भारत पे लगाए थे, तो उसके कारण से भी ये जो है असर आए थे। अब ये क्या है कि कमज़ोर रुपये के निरंतर क्या होगा, तो मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि आपका ये जो क्रूड ऑयल वगैरह है वो जो है आपका क्या होगा महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण से जो है कि हमारे पास जो है आयातित मुद्रास्फीति, ठीक है, जिसको कहते हैं बाह्य मुद्रास्फीति, मतलब बाह्य इन्फ्लेशन, यानी कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ आएगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। ओके, कॉर्पोरेट लाभप्रदता, मतलब कि कॉर्पोरेट में भी जो है यहाँ पर कमी आएगी। मतलब अगर जो कॉर्पोरेट बाहर जाके जो उधार लेते हैं, ठीक है, तो जब उनको लौटाना होगा तो उनको जो है डॉलर के रूप में ही लौटाएंगे। जब हम डॉलर के रूप में उनको लौटाएंगे तो हमें डॉलर लेने के लिए अधिक रुपया देना पड़ेगा या रुपये के स्थान पर गोल्ड देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो है व्यापार संतुलन और निर्यात प्रतिस्पर्धा ये भी होगा। ओके, पूंजी प्रवाह और निवेश भावनाएं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुद्रा की जो है अस्थिरता विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है, विशेष रूप से जो है इक्विटी और ऋण बाजारों में वैश्विक जोखिम में जो है से बचने के लिए जो है प्रवृत्ति जो है, और अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के कारण जो है पूंजी बाहर जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि आईएमएफ ने जो है पुनर्वर्गीकरण और आरबीआई के विनिमय दर, अब आईएमएफ और आरबीआई की जो है क्या क्या कहा है, तो आईएमएफ ने जो है 26 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत के विनिमय दर व्यवस्था को जो है कॉल जैसी व्यवस्था के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। मतलब कि जबकि इससे पहले
नवंबर 2023 में इसे अस्थायी और अस्थिर व्यवस्था में परिवर्तित किया था। कॉल जैसी व्यवस्था एक निर्धारित प्रवृत्ति के इर्द गिर्द 2% बैंड के जो है भीतर मुद्रा मूल्यांकन कमयोजन होते हैं, मतलब उतार चढ़ाव जो हो रहा है। आरबीआई का वर्तमान रुख क्या है? आरबीआई ने जो है अधिक लचीले रुख अपनाए हुए हैं। मतलब आप देख रहे हो कि ईजी वगैरह में आपको लोन वगैरह भी मिल रहा है, तो ये होता है लचीला। अब जैसे ही अगर आपको टाइट मुद्रास्फीति अपनाएगा तो आपके जैसे क्रेडिट कार्ड बनना टफ हो जाएगा। अभी तो देखिए सबको क्रेडिट कार्ड बन जा रहा है। एक समय था जैसे 2014 आसपास के, मैं बताता हूँ मेरा खुद का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता तो जो जल्दी बनता नहीं था, अभी जो है 10-10 क्रेडिट कार्ड बन जाते हैं। वही चीज़ें हैं कि अभी जो है ना आरबीआई जो है लचीला अपनाए हुए हैं। इसके बाद जो है रुपये के को जो है अस्थिर करने के लिए जो है आरबीआई ने जो है विदेशी मुद्रा बाजारों में जो है हस्तक्षेप किया है। ठीक है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार को जो है निरंतर हस्तक्षेप के कारण जो है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। ओके, मतलब कि डॉलर को आरबीआई सेल कर रही है ताकि इसका अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा रहेगा और रुपया कम रहेगा तो रुपया की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये जस्ट ऐसा है कि अगर एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा ही। तो अगर इसको हम रुपया मान लें, इसको डॉलर, अगर आरबीआई के पास डॉलर अधिक है, ठीक है, अगर आरबीआई सेल करेगा तो रुपया लेके आएगा आरबीआई, तो मार्केट में जब रुपया रहेगा तो वैल्यू इसका बढ़ेगा ना। इस तरह से चलती है। ओके, मुद्रा जोखिम कम जो रुपया को आयात को अधिक महंगा बना देता है। ठीक है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और आरबीआई की मौद्रिक नीति जो है जटिल हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के जो है असैन्य परमाणु ऊर्जा, ये जो है न्यूज में था। इसमें क्या कहा गया है ना कि भारत अपना जो है वर्तमान परमाणु जो ऊर्जा हो रहा है ना, तो पहले डिफेंस और उसके बाद आपका न्यूक्लियर और एक और आपका जो है फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको बोल सकते हैं, तो ये छोड़ के बाकी से मैक्सिमम को जो है भारत गवर्नमेंट ने 1991 में जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए बोल दिया था। परंतु प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि न्यूक्लियर को जो है, जो कि बिजली घरों के लिए उपयोग में आता है, उसके भी जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए। तो वही कह रहा है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को जो है वर्तमान में जो है राज्यों के एकाधिकार में है, जो आंशिक रूप से जो है इसे निजी करने के लिए खोला योजना बना रही है। ओके, यह पृथ्वी की कक्षा में स्थित परमाणु ऊर्जा हाँ, ये नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला का वर्तमान परमाणु ऊर्जा परिदृश्य जो है, भारत वर्तमान में 7 बिजली स्टेशनों में जो है 25 परमाणु रिएक्टरों का संचालन करता है। वैसे भी जो है ये अंतरिक्ष के लिए भी एक न्यूज है, उसी का ये है। ठीक है, भारत का जो है लक्ष्य 2031-32 तक क्षमता को जो है 22 गीगाबाइट तक बढ़ाना और 47 तथा 2047 तक 100 गीगाबाइट तक इसको पहुंचाना है। अधिकांश रिएक्टर स्वदेशी दाब युक्त भारी जल रिएक्टर तथा कुछ हल्के रिएक्टर जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते से आयातित थे। ओके, भारत का जो है 80% से अधिक यूरेनियम कजाकिस्तान से आता है। मतलब हम लोग कहाँ से लेते हैं? यूरेनियम कजाकिस्तान से। साथ ही रूस, उज्बेकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग 20% पूर्ति करते हैं। घरेलू भंडार जो है कितना है? 4.25 लाख टन अनुमानित है। मतलब भारत में जो यूरेनियम है वो 4 लाख टन है, जिसका खनन मुख्य रूप से झारखंड और आपके आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद जो है कानूनी और नीतिगत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा उत्पादन को जो है सरकार और NPCIL, ठीक है, द्वारा जो है आपका सार्वजनिक उपकरणों तक सीमित करता है। ओके,
परमाणु क्षति के लिए जो है नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 आपूर्तिकर्ता दायित्व स्थापित करता है। मतलब जो है वो जो भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद एक मुद्दा है। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है कि सुरक्षा निरीक्षण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है। ओके, भारत में जो है भारत बंद ईंधन चक्र नीति का पालन करता है, जिससे अपशिष्ट को कम करने के लिए जो है व्यतीत ईंधन को पुनर्संचरण संभव हो पाता है। ओके, निजी भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो अनुमानित 26 बिलियन डॉलर के वित्त पोषण घाटे को पाटने के लिए, मतलब जो परमाणु हम लोग ला रहे हैं यूरेनियम वगैरह, तो उसके बाद आप देखते हैं कि ये सब बिजली मुक्त बहुत सारे स्टेट कर रहे हैं, तो उसके जो है घाटे को पाटने के लिए ये है। ओके, फ्लीट मोड निर्माण रणनीति के माध्यम से जो है परियोजना को जो है समय सीमा में सुधार करेगा। ठीक है, रिएक्टर उपकरणों और परिशुद्धियों को विनिर्माण का विस्तार करना है, छोटे मॉडल रिएक्टर को तैनाती करना है। ओके, इसके बाद जो है बेहतर दक्षता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो है टैरिफ को जो है आपका 4 से 5 रुपये पर यूनिट तक कम करना है। ठीक है, मतलब कि आप जो यूनिट अभी आपको मिल रहा है ना, कि बहुत सारे में आपको 6 रुपये मिलता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर जो कि आपको है वहाँ 6 रुपये मिलता है 200 यूनिट के पार, तो वहाँ पर जो है कम करना है। ठीक है, उसे 4 से 5 तक लाना है। आगे की चुनौतियाँ क्या है? तो CLNDC की धारा जो है आपका 17 में के तहत असीमित आपूर्तिकर्ता का दायित्व वैश्विक OEM भागीदारी में बाधा डालता है। ओके, हरित वर्गीकरण से जो है परमाणु ऊर्जा को बाहर रखे जाने से जो है कम लागत वाले वित्त पोषण तक पहुंच सीमित हो जाती है। ओके, उच्च दायित्व लागत जो कि आपका 6 रुपये 8 रुपये यूनिट चलता है, दीर्घकालीन खरीद समझौता हतोत्साहित करता है। इसके बाद क्या करता है कि भूमि अधिग्रहण में चुनौतियाँ आएगा। ओके, वर्तमान आपका जो है नियम निजी कंपनियों को निर्माण करने तक सीमित रखता है तथा इसके निर्माण और स्वायत्त संचालन अवरुद्ध करता है। ओके, हालिया सरकारी उपाय अभी जो है असैन परमाणु संयंत्र जो कि निजी स्वामित्व वाले हैं, जिसमें जो है आपका अधिनियम जो आपका 1962 का अधिनियम है, इसमें जो है संशोधन का प्रस्ताव है। इसके बाद जो है आपका जो रख रखाव का है दायित्व वाला, जो कि सिटीजन के लिए है, कुछ भी होता है तो 2010 का अधिनियम उसमें भी आएगा। SMR और उन्नत प्रणाली के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ विकसित भारत के लिए जो है परमाणु ऊर्जा मिशन का शुभारंभ। ठीक है, इसमें जो है क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आपका जो है विकास किया जाएगा, जहां निजी कंपनियां और बुनियादी ढांचे उपलब्ध करा सकती है। ओके, निष्कर्ष ये बस वही है। ओके, चलिए एक और है आपका न्यूज है कि अंतरिक्ष में जो है ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता है। तो अमेरिका का जो नासा है वो 2030 तक उनका कहना है कि हम जो है चंद्रमा पर छोटे परमाणु रिएक्टर स्थापित करेंगे। क्या है, चंद्रमा और मंगल की लंबी अवधि के लिए जो है मानव उपस्थिति के लिए जो है विश्वसनीय जो है ऊर्जा आवश्यक है। सौर ऊर्जा की सीमाएं जो है चंद्रमा पर जो है क्या है कि आपका 14 दिन जो है रात रहता है, मतलब 14 दिन और 14 दिन रात रहता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश का अभाव रहता है। परमाणु ऊर्जा का महत्व क्या है कि आपका रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर विश्वसनीय है, पर शक्ति उत्पादन सीमित है। ओके, कॉम्पैक्ट विखंडन रिएक्टर मानव बस्तियों व औद्योगिक कार्यों के लिए 10 से 100 किलोवाट से लेकर मेगावाट तक ऊर्जा दे सकती है। मंगल ग्रह पर जो है रिएक्टर प्राकृतिक परीक्षण व अस्थिर बिजली प्रदान कर सकते हैं। ओके, परमाणु प्रणोदक अब क्या कर रहा है कि परमाणु तापीय प्रणोदक जो कि
ड्रैको DRS ड्रैको मिशन के तहत 2026 तक जो है लक्षित है, परीक्षण के लिए लक्षित है। मंगल यात्रा की अवधि में जो है कम महीनों तक हो सकती है परमाणु विद्युत प्रणोदक, गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए कुशल है। ओके, इसके बाद मौजूदा जो कानूनी ढांचा है, तो 1992 के आयुसीएन जो यूएन का जो यूएन सिद्धांत परमाणु ऊर्जा प्रणालियों के गैर बाध्यकारी है। ओके, सिद्धांत केवल बिजली उत्पादन वाले रिएक्टर पर लागू होते हैं, प्रणोदक प्रणाली पर नहीं। ठीक है, प्रणोदक जो कि रॉकेट के जो प्रणोदक है उस पर नहीं होता है। अंतरिक्ष बाह्य अंतरिक्ष संधि उत्तरदायित्व समय अभिसमय परमाणु दुर्घटनाओं और संदूषण को स्पष्ट करता है। जीवन समाप्ति निपटने का पर कोई बाध्यकारी मानक नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ मतलब अगर कुछ वैसा होता है तो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। ओके, अगर अभी वर्तमान में परमाणु अगर युद्ध होता है तो लाइफ ही एंड हो जाएगा। संभावित जोखिम और संघर्ष, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि रिएक्टर दुर्घटना ये जो है दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनीय और राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है। रिएक्टर के आसपास सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने से अन्य देशों के आंतरिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। ऊंचा आपके ढांचे के बिना यह जो है क्षेत्र नए शीत युद्ध उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इस भारतीयों की संभावना है जिम्मेदारी। इसरो और डीए मिलकर भारत के लिए एक रणनीति बजट बन सकता है। ठीक है, घरेलू रूप से विकसित अंतरिक्ष रिएक्टर चंद्रमा और मंगलयान के अभियानों के लिए ऊर्जा दे सकता है। भारत जो है बहुपक्षीय नैतिक व कानूनी मानक तय करने में जो है नेतृत्व कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, वहाँ पर ये दे दिया जाता है। ओके, साथ ही और भी वहाँ पर कई सारे मटेरियल आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे बिहार दरोगा का 2500 प्लस क्वेश्चन मैंने वहाँ पर पोस्ट किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। ओके।